बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक ताकतवर शख्सियत की छुट्टी का फैसला किया गया है। ये शख्सियत कौन है और इनकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात की तफसीली कहानी भी जो है उसे प्रोग्राम में हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब का एक बयान, मरीम नवाज़ ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ इससे पहले भी एक साजिश की गई, ये साजिश कौन सी थी और अब उन्होंने कौन सा बयानिया बनाया है, इसका भी हाल अहवाल जो है वो प्रोग्राम में हम रखेंगे। और अब नून लीग की सियासत कहाँ पर स्टैंड करती है, ये भी खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले एक ताकतवर शख्सियत जिसको उड़ाने का फैसला कर लिया गया, घर भेजने का फैसला कर लिया गया, और इसकी बुनियादी वजह उनका अपना कंडक्ट है जो पिछले 1.5-2 बरस से वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ उनका रवैया रहा और अब इन्होंने ये फैसला किया है। राय साहब, कुछ तफसील मैं रख देता हूँ और फिर इसके हवाले से जो सवाल है वो भी मैं आपके साथ सामने रखूँगा। 2 असम्बलीज़ के अंदर तहरीके अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी, यानी आपने उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहा, लिहाजा अब वो अपनी छुट्टी समझें और फिर बाकायदा एक रेफरेंस बनाकर भेज दिया जाएगा। सर, तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियादी वजह 13 जमातों की क़यादत थी जो जाकर मिलती है और जिस सियासी जमात के केसेस लगे हुए थे उसको माइनस करके ये मुलाकात हुई। और अब एक ऑब्वियस सी बात है राय साहब कि केस लगा हो एक जमात का और दूसरी जमातें जाकर मिल रही होंगी, तो फिर आप सोचेंगे कि जो एक जानिबदारी और गैर जानिबदारी की जो लकीर है उसका क्या बनेगा। तो ये शख्सियत कौन सी है राय साहब, ये बताएं। और अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो लोग जो चाहते हैं कि इस शख्सियत को अब घर भेजा जाए। देखें हाशमी साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान का एक बड़ा ताकतवर इदारा है, उनके खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है बराह रास्त इमरान खान साहब ने। लेकिन हाशमी साहब, इसके अंदर एक ग्लिच भी है। वो ग्लिच ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने का जो तरीका है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, बहुत ही एक पेचीदा तरीकाकार है। और वो तरीकाकार ये है कि कोई सदर के इंतजामी हुक्म के तहत या किसी भी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के तहत या किसी सेक्रेटरी के हुक्म के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं इनको इस तरह से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आईने पाकिस्तान में इसको एक आईनी ओहदा करार दिया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं इनको हटाने का आईनी तरीका यह है, और एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर एक आईनी रेफरेंस दायर करें। अब जो आपकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है हाशमी साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सबसे सीनियर जज साहिबान होते हैं, यानी चीफ जस्टिस के बाद वो शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट से होंगे और 2 जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं उनके सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा होते हैं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट। जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स में भी जो ऐसे 2 चीफ जस्टिस हैं जो सीनियरिटी में सबसे ऊपर होंगे, वो इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा होंगे। अब जो आईनी रेफरेंस सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दायर करने का फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने, उसके लिए एक जो एविडेंस सामने लाया जा रहा है, और इस रेफरेंस को आप कह लें कि सपोर्ट फराहम करने के लिए 2 असेंबलियों से एक तो करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। एक तो केपी की असेंबली से, जहां तहरीक इंसाफ की जाहिर है कि 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत है, और दूसरी जानिब जो पंजाब में इस वक्त सादा अक्सरियत हासिल है तहरीक इंसाफ को। तो यहां से करारदादें मंजूर करवाई जाएंगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के कंडक्ट पर सवालात खड़े होते हैं, और दूसरा
हाशमी साहब, अब तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो इस वक्त ये एक पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत है, इनके कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं और ये जो एविडेंस है ये फिर रखा जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। लेकिन हाशमी साहब, अब यहां पर एक बहुत ही अहम मामला यह है कि चूंकि चीफ जस्टिस भी इस रेफरेंस की समाअत करेंगे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का वो हिस्सा है, उसके वो हेड होंगे, तो एक प्रेशर पहले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर क्रिएट कर दिया गया है। अब ये उनका भी इम्तिहान है कि सिसिलियन माफिया के तौर पर जिस तरह से मरियम नवाज ने, मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को धमकाने की कोशिश की, तो क्या वो इसका असर लेते हैं या आजादाना फैसला करते हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके हवाले से। फिर हाशमी साहब, इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने अगला इलेक्शन करवाना है, उन पर एतराज कौन कर रहा है? यानी दो सूबों की हुकूमतें उन पर एतराज कर रही हैं, दो सूबों की हुकूमतें उन पर एतराज कर रही हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां की जो हुक्मरान जमात है वो ये कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद केपी की हुकूमत कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर एक ऐसा पार्टी लीडर जिसके पास कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, यानी तहरीक इंसाफ, वो लीडर कह रहा है और उनकी पार्टी कह रही है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे हम इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। और पीछे आप अगर इनका 2 साल का 1.5 साल का कंडक्ट उठा के देख लें तो सबको पता है, अब ये एक ओपन सीक्रेट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम बनकर खेले हैं। जैसे अभी जो 11 अरकान के इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए हैं स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने, तो हाशमी साहब, होना तो यह चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन में भिजवाए जाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरन से इस पीडीएम की बी टीम का किरदार अदा करते हुए एक दिन भी नहीं लगाया और वो जो 11 पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली हैं उनको डी सीट कर दिया। अगर कोई मेरिट पे फैसला करना था तो यह फैसला तो उस वक्त हो जाना चाहिए था जब तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असेंबली ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यहां पर अब शहबाज शरीफ को वफाक में बचाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह एक्ट किया है। उसके बाद हाशमी साहब, जो पीपी 11 का नतीजा था, जो कि रात 9:30 बजे के बाद नताइज तब्दील किए गए, तो उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ के पास कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं। जिस तरह से रिकाउंटिंग को आखिरी वक्त तक रोका गया और फिर राजा सगीर जो पीपी 11 से जबरदस्ती नून लीग के उम्मीदवार जितवाए गए, कितना जल्दी में उनका नोटिफिकेशन जारी करवाया गया कि हमजा शहबाज की वजारत आला को किसी तरीके से बचाया जा सके। तो इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब, एक आप ये कह लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आज खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसका लीडर आपसे कह रहा है कि आप मुस्ताफी हो। इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन तो पीटीआई ने, पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, इन जमातों ने लड़ना है। तो जब सबसे बड़ी पार्टी आप पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, दो सूबों की हुकूमतें आप पर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं, तो फिर आप अपने ओहदे के साथ क्यों चिमटे बैठे हुए हैं? आप अपना एक करियर पूरा कर चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद ये आप समझ लें कि एक बोनस आपको जॉब मिली थी, यहां पर कोई आपको करोड़ों अरबों रुपए भी नहीं मिल रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि अदरवाइज आपको कोई इंसेंटिव्स मिल रहे हैं शरीफ खानदान की वजह से, और कोई आपका खास मिशन है कि आपसे बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि आप मुस्ताफी हो, लेकिन आप मुस्ताफी नहीं हो रहे। और एक ऐसी जमात जिसकी दो ऐसे हसास जगहों पर भी हुकूमत है, यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, अगरचे पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है इसका आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आपसे यह मुतालबा कर रही है। लेकिन हाशमी साहब, अब ये जो रेफरेंस जाएगा, ये मामला इतना आसान इसलिए नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पहले ही बड़े शदीद किस्म के दबाव में हैं, जिस किस्म की सिसिलियन माफिया ने उनको धमकियां दी हैं। तो मेरा यह ख्याल है
कि इस रेफरेंस पर कोई जल्दी फैसला नहीं आएगा और काफी इस पर देर लगाई जाएगी। दूसरी जानिब हाशमी साहब, एक और बड़ी अहम खबर है जो मीडिया ने ज्यादा हाईलाइट नहीं की, या शायद मीडिया के पास उस खबर के मुतालिक ज्यादा मालूमात नहीं थी, क्योंकि ये चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है इनडायरेक्टली। अब चौधरी निसार अली खान साहब के मैं बतौर सहाफ़ी कई मरतबा इंटरव्यूज कर चुका हूं। जब वो मिनिस्टर थे पंजाब हाउस में उनसे कई मुलाकातें हुई, बाद में भी उनके साथ मुलाकातें होती रहीं। तो बहुत से ऐसे इंकशाफात जो चौधरी निसार अली खान साहब ने किए वो जाहिर है कि बतौर सहाफ़ी मेरे इल्म में है। लेकिन अब हाशमी साहब, ये जो वासिक कयूम जो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं इस वक्त पंजाब असेंबली के बिला मुकाबला, ये जो वासिक कयूम हैं ये एक पीटीआई के बड़े हार्ड कोर किस्म के कारकुन थे। ये मेरे दोस्त भी हैं। मैं जब समा टीवी का ब्यूरो चीफ था तो मेरे ऑफिस में भी आते रहे, फिर हम न्यूज़ में भी मेरे ऑफिस आते रहे जब मैं हम न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था। जब मैं दुनिया टीवी का ब्यूरो चीफ था तो उस वक्त भी इनके साथ मुलाकातें होती रहीं। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म के ये पीटीआई के कारकुन थे और बहुत कम लोगों को ये पता है कि वासिक ने असल में चौधरी निसार अली खान साहब को पीपी 12 से शिकस्त दी थी। चौधरी निसार अली खान साहब आजाद हैसियत में यहां से इलेक्शन लड़े थे और यहां से फिर वासिक कयूम अब्बासी ने चौधरी निसार अली खान को शिकस्त दी थी। कोई 11,000 के करीब वोट लिए थे चौधरी निसार अली खान साहब ने और वासिक अब्बासी ने कुछ 27,000 के करीब वोट लिए थे। और अब ये जो नौजवान रहनुमा हैं पीटीआई के, इनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। तो इसका आप ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पहलू ये है कि पीटीआई के अंदर ऐसे नजरियाती कारकुन जिन्होंने स्ट्रगल की है, जिन्होंने पीटीआई के लिए जिद्दोजहद की है, अब उनको अपनी सियासी जिद्दोजहद का रिवार्ड भी मिल रहा है। और पीटीआई एक ऐसी जमात है जहां नजरियाती कारकुनों को ऊपर भी लाया जा रहा है और उनको इस किस्म के मौके भी फराम किए जा रहे हैं। दरअसल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ। मुलाकात की नोयत क्या थी? मुल्क के हालात के हवाले से, जो सैलाब का मामला है, सियासी सूरत हाल है, मईशत है, क्या बुनियादी वजह थी इस मुलाकात की और क्या अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए? देखें हाशमी साहब, ये जो मुलाकात थी ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुल्क की मईशत बचाने के लिए खुद हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। जनरल बाजवा को खुद अमरीकी नायब वजीर खारजा को कॉल करनी पड़ी। उसके बाद हाशमी साहब एक और बड़ी अहम नोयत की कॉल सामने आई है जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेंटकॉम के चीफ के दरमियान हुई है। अब यह भी जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारी मईशत डूब रही है तो इस कॉल की भी बड़ी अहमियत है। और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को चीनी सफीर के साथ भी एक बड़ी हंगामी नोयत की मुलाकात करना पड़ी है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जब आपका डॉलर रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच गया और ओपन मार्केट में हाशमी साहब 250 रुपए का फिगर क्रॉस कर गया, आपकी पूरी इकॉनमी बैठ गई। आज के दिन में भी एक आलमी रेटिंग एजेंसी ने आपकी मईशत का जो आउटलुक था उसको माइनस कर दिया। इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ सिरक रहा है, बहुत तेजी के साथ लुढ़क रहा है श्रीलंका के हालात की जानिब। तो इस पूरी सिचुएशन में आप जरा इमेजिन कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर किस किस्म के मामला डिस्कस हुए होंगे। क्योंकि जनरल बाजवा ने मुमकिना तौर पर यह भी याद दिलाया होगा कि 3.5 माह पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इकॉनमी कहां पर थी, यानी कितनी स्टेबल कंडीशन में इनको इकॉनमी मिली थी। दरमियान में कोई इंटरम पीरियड नहीं आया, यानी ये नहीं है कि इमरान खान साहब का टेन्योर पूरा हुआ उसके बाद कोई केयर टेकर सेटअप आया, निगरान सेटअप आया, उस सेटअप के दौरान कोई इकॉनमी कोलैप्स कर गई और इसमें शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है। इनको 5.97% ग्रोथ रेट के ऊपर इकॉनमी मिली थी। इनको जो इकॉनमी मिली उस वक्त तमाम पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव थे। लेकिन इन्होंने इतना मईशत का दिवालिया निकाला हाशमी साहब पिछले 3.5 महीने में
कि फौज अब मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और फौजी क़यादत को इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। और यह जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान की फौज और फौजी क़यादत कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी। कभी भी वो इस पूरी सिचुएशन में एक जो फील ऑफ ईज होती है वो जीएचक्यू में कभी भी नहीं होगी कि ये क्या हो रहा है। और हाशमी साहब, उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे इकॉनमी आपकी कोलैप्स कर रही है, तो शहबाज शरीफ से और इस इंपोर्टेड हुकूमत से तो लोगों की तवक्कुआत पहले ही नहीं थी। लोगों को पता था कि इनके करप्शन के किस किस्म के केसेस हैं। लोगों को पता था कि ये डिलीवर करने नहीं आए बल्कि अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं और अपने जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मालात हैं और जो इनके अरबों खरबों रुपए के दौलत के जखायर हैं उनमें इजाफा करने आए हैं। तो इस वजह से लोग अब इनसे सवाल ही नहीं करते। इनसे कोई सवाल नहीं करता शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से कि इकॉनमी किस तरह से डूब गई। सवाल सारे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, सवाल सारे किए जाते हैं ताकतवर हलकों से। हर दूसरा ट्वीट ऐसा है जिसमें डीजीआईएसपीआर को टैग कर दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ डीजीआईएसपीआर तक ही लोगों की एक्सेस है, उनका एक ट्विटर पर हैंडल है। तो ये जो सारे सवालात किए जाते हैं फौज से, तो जीएचक्यू के अंदर भी ये वाइब यकीनन होगी कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत की करप्शन का तासुर, इस इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली का तासुर, इस इंपोर्टेड हुकूमत की कायली और नालायकी का तासुर, तो हम इसका बोझ क्यों उठाएं। तो इसी वजह से अब ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की बातें लॉन्च करवाई जा रही हैं, ये जो जराए से खबरें आ रही हैं कि जीएचक्यू चाहता है कि एक नरम मुदाखलत के जरिए अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, ये सारी बातें हाशमी साहब इसी वजह से की जा रही हैं। और जो जराए हैं वो भी ये दावा करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई, ये कोई ज्यादा खुशगवार माहौल में नहीं हुई। इसी वजह से बाद में जावेद लतीफ को लॉन्च किया गया। इसी वजह से मरियम नवाज ने फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को धमकाना शुरू कर दिया। इसी वजह से फिर यह कहा गया कि शहबाज शरीफ को जनरल बाजवा की और फौजी क़यादत की उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिली जिस किस्म की सपोर्ट मिलना चाहिए थी। अब सपोर्ट से मुराद इनकी यह थी कि कम से कम 18-20 सीटें हमें पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है ये हमें प्लेट में रखकर दी जाती। सपोर्ट से मुराद ये थी इनकी कि चीफ जस्टिस के ऊपर जाकर फौजी क़यादत दबाव डालती कि आप हमजा शहबाज को अगरचे ये आईनी तौर पर बरतरफी बनती है लेकिन आप बरतरफ ना करें। तो अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो फजलुर रहमान ने भी आज जो टॉक की है जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जो ये कह रहे हैं कि हमें धमकियां दी गई थी कि 18वीं तरमीम खत्म करके 19वीं तरमीम फौरन करो वरना तुम्हारी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। तो ये असल में अब फौज को धमका रहे हैं क्योंकि अब इनके ऊपर मुश्किल वक्त है। थोड़ा सा 3 महीने पहले जब इनके ऊपर एक आसान वक्त था, जब ये चेरी ब्लॉसम पॉलिसी के तहत फौज के बूट पॉलिश कर रहे थे, तो उस वक्त ये फौज के पैरों में गिरे हुए थे। अब ये फौज का गला पकड़ रहे हैं, फौज का गिरेबान पकड़ रहे हैं क्योंकि इनकी नून लीग वालों की ये रवायत है। तो ये इस वजह से ये इस किस्म की खबरें, जावेद लतीफ जैसे कैरेक्टर्स लॉन्च करवाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से फौज को दबाव में लाया जाए और उनसे कहा जाए कि इमरान खान का रास्ता हम तो नहीं रोक सकते, हम 14 जमातें मिलकर इंतखाबी मैदान में हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो अब आप हमारी मदद करें वरना हम आपके जो राज हैं वो सारे राज खोल देंगे। राज साहब, खान साहब ने भी कुछ बातें कही हैं और ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के इदारों को। खान साहब ये कहते हैं कि वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम इशराफिया पर मरकूज़ करे। ये सबसे बड़ा मसला रहा, लोगों को इंसाफ के दायरे में लाना ये बहुत ही एक मुश्किल काम था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर की जो बार एसोसिएशन से जब उनसे मुलाकात हुई, वो ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। अगर कौमी तरक्की उसी सूरत में लाई जा सकती है जब कानून की हुक्मरानी होगी। पीटीआई अदल इंसाफ के क़याम के लिए जो उनकी काविशें हैं वो तकरीबन 26 साल के ऊपर मुहित हैं, सियासी मैदान में रही, मुतहरिक रही और फिर इसके बाद जो है उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियाँ जो वो मिलना शुरू हुई।
खान साहब ये भी कहते हैं कि कानून की अमलदारी रियासती इदारों के माबैन इख्तियारात की दस्तूरी तकसीम का जायज़ा और मुक़्तदर सियासी इत्तेहाद की जानिब अदालत उज़्मा के जजेस के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मुहिम ये गलत काम है और जिस तरह किया गया बाज़ मकासद के लिए उनको हासिल करना कुछ लोगों का टारगेट था। अब माफियाज़ का तसल्लुत है मुल्क के अंदर, इदारे तबाह हो रहे हैं, मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और निज़ाम अदल लोगों को जो है उनके मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचा रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो अदालतों के हवाले से इमरान खान ने कही है कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लाकानूनियत का ज़िक्र किया गया। फिर एक सेपरेशन ऑफ पावर जो हमें अदारे जो है ना इस वक़्त लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफ़िस से भी एक बयान जारी किया गया है कल और मेरी इत्तलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक़्त अमेरिका में है अपने निजी दौरे पर और फिर उन्होंने उस मीटिंग के अंदर शिरकत भी की। तो एक तकरार है, एक टकराव है, एक सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। फ़ौज मुदाखलत करती है, अदलिया मुदाखलत करती है, जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर पर जो है वो ज़ोर दिया है। देखिए हाशमी साहब, जिस कानूनी निज़ाम के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने इशारा किया है, आप देखें कि शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होने वाली थी और 2-3 दिन का ये टोटल खेल था। उसके बाद शहबाज शरीफ को जेल जाना था। अब वो वक्त है और अब का वक्त है, शहबाज शरीफ ना तो अदालत जाते हैं और अदालत जाते भी हैं तो फौरन उनकी हाजिरी की दरखास्त मंजूर हो जाती है, यानी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त, और वो केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत बड़े करप्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने 16 अरब रुपए की करप्शन की है, तो उसके बाद आपका केस जब चल रहा होगा, आप ताकतवर हलकों से डील करके या अपने जो सिसिलियन माफिया के तौर पर आपके वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके आप इस मुल्क के हुक्मरान बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, उसके बाद वो जो केस है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। यानी एक तो केस आपका उड़ गया, दूसरा आप हुक्मरान भी बन गए। अब ये दोबारा से जो पेश हुए हाशमी साहब, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, तो आप देखें कि फिर ये हियरिंग जो है ये सितंबर तक चली गई है। यानी ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से वो केस जो डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका था, जिसके ऊपर चालान जमा करा दिया गया था एफआईए की जानिब से, लेकिन अब सिर्फ एक खाना पूरी होती है और अगली डेट के ऊपर यह हियरिंग चली जाती है। अगली हियरिंग में पता चलता है कि एक नया बहाना बना लिया जाता है और फिर यह हियरिंग आप ये देखते हैं कि मुलतवी होती जाती है। अब शहबाज शरीफ की कमर का दर्द कहां पे है, यानी किस तरीके से आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, आवाम को इन्होंने बिल्कुल भेड़ बकरियां समझा हुआ है। उस वक्त ये किस तरह से हर पेशी पर ये कहते थे कि मेरी कमर में दर्द है, मैं इस वजह से इल्तवा ले रहा हूं। अब जब से ये हुक्मरान बने हैं, इनकी कमर का दर्द किधर गया है। और अब हमजा शहबाज वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो उनके खिलाफ तो खुदा के लिए कोई केस आगे बढ़ने चाहिए। यानी हमारा जो अदालती निजाम है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, इस मामले का क्या नोटिस नहीं लेना चाहिए कि हमजा शहबाज अब चीफ मिनिस्टर नहीं भी रहे। अव्वल तो जाहिर है कि उस वक्त भी उनके खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए था, तो अब तो ये केस आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज के केसेस, आसिफ अली जरदारी के केसेस, इसी तरह शहबाज शरीफ के केसेस, ये मुकम्मल तौर पर एक तरह से फ्रीज कर दिए गए हैं। अब आसिफ अली जरदारी की वो जो पेशियां होती थी वो कहां पे गई। वो आसिफ अली जरदारी जो लाठी पकड़ के ड्रामे करते थे, हाशमी साहब ये इतने बड़े ड्रामाबाज सियासतदान हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी पेश होते थे और फिर ये अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। यानी ये आसफा भुट्टो को इस्तेमाल करते थे, आसफा भुट्टो ने सहारा दिया हुआ होता था आसिफ अली जरदारी को। इस तरह लगता था कि खुदा ना खास्ता कि पता नहीं यहीं पे आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ हो जाएगा। इस तरह से आसफा भुट्टो उनको लेके आती थी। व्हील चेयर पे आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी, एम्बुलेंस के अंदर आ रहे हैं। यानी एक ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार के तौर पर आसिफ अली जरदारी वहां पे अदाकारी करते थे। लेकिन अब उनकी व्हील चेयर कहां गई है, अब उनकी वो एम्बुलेंस कहां गई है। अब तो वो आधी आधी रात तक एक निशिस्त पर, एक सीट पर बैठ के चौधरी शुजात हुसैन के साथ
तस्वीरें खिंचवाते हैं कि देखें मैं यहां पे हुकूमतें गिराने की बनाने की डील्स कर रहा हूं। अब वो कहां गए आसिफ अली जरदारी और उनकी बीमारी? तो ये हमारे अदालती निजाम पे, कानूनी निजाम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये जो सारे मनाजिर इस कौम ने देखे हैं, ये 22 करोड़ अवाम ने देखे हैं, तो इन 22 करोड़ अवाम को भी अपना जो जमीर है, इसी तरह जो अपना शऊर है, एक जो कॉमन सेंस है और एक जो माशरती सेंस है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या ये लोग आपके हुक्मरान बनने के काबिल हैं? क्या आपको इन लोगों को अपने हुक्मरानों के तौर पर कबूल करना चाहिए, या इनके खिलाफ एहतजाज करके और इनके खिलाफ वोट डालकर इनको निकाल बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि ये सारे मनाजिर हमारे अवाम को भी पता है। हमारे अवाम का पैसा लूट कर ये खा गए और उसके बाद जब अदालतों में गए तो बीमार बन गए, उसके बाद डील्स करके दोबारा से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। अब दोबारा से अपनी नस्ल दर नस्ल बच्चों को भी पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब, कोई भी जो बाशऊर पाकिस्तानी है, जिसके अंदर शऊर है, जिसके अंदर अवेयरनेस है, उसके लिए बड़ी क्लियर चॉइस है कि एक तरफ इमरान खान जैसा लीडर है, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी है, तीसरी जानिब शहबाज शरीफ है। तो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान, इनमें से किसको चुनना है, ये अवाम के सामने एक बड़ी क्लियर चॉइस है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग इसके ऊपर कोई कंफ्यूज हों। सबको पता है कि इनके प्रोफाइल्स किस किस्म के हैं। राज साहब, इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर मरीम नवाज ओबियसली नून लीग के अंदर उनकी एक अपनी अहमियत है और वो कोशिश करती रहती हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया बैसाखियों के ज़रिए पहले सियासत में ज़िंदा रखा वेंटिलेटर के ऊपर, अब वो कुर्सी पे बैठाना चाहती हैं और कुर्सी पे बैठाकर सियासत में लाने के लिए बयान जारी किए जाते हैं। क्या कहा गया कि नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिश ख़त्म ही नहीं हो रही, और अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमें 1999 में भी जबर और जुल्म और सितम के आगे डट गए थे और आज भी हमें वैसी ही ज़रूरत है। हम 23 साल बाद भी इसी सूरत हाल से दो चार हैं और गुजर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन इम्तिहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बनाया। नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिश ख़त्म ही नहीं हो रही और हम हार नहीं मानेंगे। देखिए राय साहब, नून लीग की सियासत जो है ना, वो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि दीवार पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के बगैर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको याद होगा इसहाक डार के बारे में कहा गया कि बहुत जल्द मईशत को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ आपके सामने है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 6 महीने तक के बाद, यानी आफ्टर 6 मंथ, मिफ्ता इस्माइल को जाना ही जाना है। नवाज शरीफ के साथ जो वादे किए गए और जो प्लेट में रख कर जो प्लान पिच किया गया जरदारी साहब की मदद से शहबाज शरीफ ने, वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गम गुस्सा पाया जाता है। सहाफ़ी सवाल करें कि आइंदा इंतखाबात के अंदर आपका उम्मीदवार कौन होगा और टिकट किसे देंगे, तो वो सहाफ़ियों को राय साहब कहते हुए नज़र आते हैं कि टिकट आपको चाहिए। यानी गम गुस्सा पाया जाता है। जो चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए थी वैसी नहीं, और अब तो बातें क़यादत को लाहौर में पाकिस्तान के अंदर चेंज करने के हवाले से भी यहाँ पे बाज़गश्त है और सोर्सेज इसे कोट भी कर रहे हैं। राज साहब, कैसे देखते हैं ये मरीम नवाज की स्टेटमेंट को? क्या वाकई 1999 वाली सिचुएशन है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, बेटी को यहाँ पर रोक लिया, और जो कंपैरिजन वो कर रही हैं अपनी सियासी सूरत हाल और मजबूरियों का जो इजहार करती हुई हमें नजर आई? देखें हाशमी साहब, एक तो इसहाक डार की वापसी तय हो गई थी। इसहाक डार की वापसी यकीनी थी, लेकिन जो अवाम का दबाव आया, जिस तरह से अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, तो वो दबाव फिर ताकतवर हलकों पर भी शिफ्ट हो गया। और ये जो पूरा दबाव था हाशमी साहब, इसकी वजह से फिर इसहाक डार की वापसी नहीं हुई, क्योंकि रिएक्शन बड़ा खौफनाक आना था। बहुत ही खौफनाक किस्म का रद्द अमल आना था कि जब इसहाक डार के ऊपर केसेस थे तो उस वक्त तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाए रखा, और जैसे ही उनकी हुकूमत आई नून लीग की, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे तो मेरे मुआलिज ने यह कह दिया है कि मैं 10 दिन के अंदर फिट हो जाऊंगा। लेकिन एक तो इमरान खान साहब जिस तरह से ज़िमनी इंतखाब जीते और तारीखी फतह हासिल की पंजाब के अंदर, उसके बाद अवाम ने जिस तरह से अपने गमो गुस्से का इजहार किया और शिकवे शिकायतें की इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इस पूरी सूरत हाल में अगर इसहाक डार आ जाते तो अवाम का ये जो इश्ताल है ये मजीद बढ़ जाता। एक तो इसका क्रेडिट जो इसहाक डार की वापसी पूरे प्लान के तहत एक और मुरूसी किरदार
एक और शरीफ खानदान का जो एक रिश्तेदार है, उनको पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत करने की ये जो साजिश थी, ये इमरान खान साहब की वजह से नाकाम हुई है। दूसरा, जो मरियम नवाज कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिश की जा रही है, तो मियां नवाज शरीफ तनहा ना हो, इस साजिश को नाकाम बना दें, इससे पहले ही नाकाम बना देते। यहां से उनको किसने भेजा था? मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी से लंदन गए थे, अदालतों के अंदर उस वक्त पिटीशंस फाइल कर रहे थे। उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट भी हो गया, हालांकि बिल्कुल आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बराए नाम वहां पे ट्रीटमेंट हुआ, तो जब वो सेहतमंद हो गए तो उसके बाद ही वापस आ जाते, खुद को तनहा ना होने देते। चले उस वक्त नहीं आए तो अब आ जाते। अब क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फौजी क़यादत खुद जाए उनको लंदन लेने के लिए? तो आ जाए, अभी भी आ जाएं और अपने जो केसेस हैं वो अदालतों में भुगतें। लेकिन हाशमी साहब, असल में ये मियां नवाज शरीफ ने भी वापस आ जाना था, ये जो सारे मामला तय हुए थे उनका एक हिस्सा था। लेकिन अगेन जो खान साहब को जब माजूल किया गया, जब एक साजिश के जरिए उनको माजूल किया गया, तो उस वक्त मिस कैलकुलेशन हुई है। उस वक्त खान साहब को माजूल करने वालों को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब के साथ इस तरह से अवामी सुनामी खड़ा हो जाएगा। और इसी वजह से अब मियां नवाज शरीफ की वापसी रुक गई कि मियां नवाज शरीफ वापस आ गए तो उनके अदालतों से केसेस कैसे खत्म कराएंगे, कैसे उनको हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जेल में ना हो। तो इमरान खान साहब की वजह से ये मियां नवाज शरीफ की वापसी रुकी। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है मरियम नवाज की और मियां नवाज शरीफ की, वो ये है कि जनरल बाजवा इस मामले में ये किरदार अदा करें, फौजी क़यादत ये किरदार अदा करे और ये गारंटी करें कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनके केसेस सारे पाकिस्तान की फौजी क़यादत अदालतों के ऊपर असुर रसूख इस्तेमाल करके खत्म करवाएगी। लेकिन अब चूंकि उनका ये जो मोटिव है और जो मामला तय हुए थे, उन मामला के तय होने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये पूरा नहीं हो सका इमरान खान साहब के दबाव की वजह से, क्योंकि इदारों से भी फिर सवालात होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से अब मरियम नवाज ये फ्रस्ट्रेशन में इस किस्म के बयानात दे रही हैं कि हमें तनहा करने की कोशिश की जा रही है। आपकी अपनी हुकूमत है, 3.5 महीने में फैसले सारे आपने लिए, पेट्रोल आपने महंगा किया, बिजली आपने महंगी की, जितनी आपकी अशियाए खोरो-नोश थी वो आपने महंगी की। तो आपको कौन कह रहा था कि ये आप हुकूमत में आए, या आपको कौन कह रहा था कि ये अशिया महंगी करें? आपके अपने फैसले थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आना है या नहीं आना, ये भी आपका अपना फैसला है। लेकिन इस वक्त जो इनको शिकस्ते फाश हुई है 2 महाजों पर, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में और फिर जिस तरह से हमजा शहबाज की माजूली हुई है, अब उस पर ये बौखलाए हुए हैं। और बौखलाहट में असल में कभी धमकियां देते हैं जनरल बाजवा को, कभी चीफ जस्टिस को, और कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिली भगत से कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए इमरान खान का रास्ता रोकें, वरना ये हमारी मौरूसी सियासत को मुकम्मल तौर पर दफन कर देंगे। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।